और सीधा वो पहुंच जाता है पवित्र घर की तरफ। वहाँ जब वो पहुंचता है, देखता है उनका जो घर था वो तो खंडर बन चुका था। तो मंदिर में एक पुजारी थे और उसने पूछा उनसे, पुजारी जी से, कि पुजारी जी एक बात बताओ, ये पवित्रा कहाँ गई? पवित्रा और उसकी फैमिली की तो डेथ हो गई। राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव। कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नजर आ गई थी। तो राजा ने कहा था मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अपनी। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई इसकी टेक्निक मेडिटेशन में जाने की। राजस्थान की अब बात कर रहे हैं तो राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए। अच्छा, मतलब चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए। हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा, वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया? ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में, जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कि कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा, वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है।
वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है, ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जा रहा है वहाँ पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है, अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, वो दोस्त अकेला है नहीं है, अभी दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम, के ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के हाँ। पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया है इसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कुलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है, जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं, जैसी वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा, जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा, कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। अच्छा। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए। रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे ही, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई इनफैक्ट उन्हीं की टीम से, गौरव तिवारी की टीम से ही हमने एक एपिसोड शूट करा है। जो उनके असिस्टेंट थे वो खुद आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो, उनका रवैया थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं उन बच्चों में से था जो झारखंड के जंगलों में पला बड़ा हूँ, और मैं जब लोग कहते थे ना वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, मैं सबसे पहले मैं ही जाता था कि वहाँ चाटे पड़ते, और मैं रात भी जाता था। लेकिन
मेरा यकीन पैरानॉर्मल में तब से हुआ जब हम कुलधरा गए थे। उनका K2 मीटर था बेसिकली, उन्होंने रखा था, तो वो एक मंदिर के उसमें थे, तो वो अपने आप हिल के उधर चला गया था, तो उन्हें लगा भाई ये यहाँ तो सीन थोड़ा गड़बड़ है यार वहाँ तो कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है। मैं भानगढ़ पे इतना नहीं सोचता, लेकिन कुलधारा तो डेफिनेटली कुछ है। भानगढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि उधर एज सच कुछ है नहीं यार अब वही है, अब जैसे मैं हमेशा जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जो आवाज़ें सुनते हैं, कहा जाता है कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं, अंदर कुछ एनिमल्स, वहाँ की आवाज़ें आती हैं वो मोरलेस चुड़ैल की आवाज़ें लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चुड़ैल है या कोई रात में जो हायना है ना वो ऐसी आवाजें निकालती है कि जिससे लगता है कि ये चुड़ैल की आवाज है। हो सकता वो है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन भानगढ़ का मैं वही कहता हूँ लोगों से कि वहाँ हजारों लोग मरे तो हैं। अब मुगलों ने रेड किया था वहाँ और बच्चा औरत किसी को नहीं छोड़ा था, तो जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है भाई। वही है, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है उसे लगता है हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसे लगता है कुछ नहीं है। सर नेक्स्ट स्टोरी क्या है अपने पास? देखो एक और स्टोरी है, आई थिंक ये वाली आप लोगों को पसंद तो आई होगी। हाँ सर, ये वाली तो बहुत तगड़ी थी। तो ऐसी एक और स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल इससे जस्ट अपोजिट साइड है। अभी आपने एक नेगेटिव साइड देखा कि क्या क्या हो सकता है। अब कई बार कई लोगों की लाइफ में ऐसे हॉरिबल इंसिडेंट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आप एक बिल्कुल फ्लिप साइड देखोगे इस वाली स्टोरी के अंदर, जहाँ पर एक कैरेक्टर दोस्ती का एक बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। ये मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरीज़ में से एक है, और ये किसी का रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई ही इनकी फैमिली रहा करती थी। बंदे का नाम था गौरव। तो ये इनका विलेज था कर्नाटका में, जो नेटिव विलेज होता है। तो जब ये शायद करीबन 4-5 साल का था, तब ये, क्योंकि उससे तो बच्चे को ध्यान रहता नहीं है, तो ये अपनी दादा दादी के घर पे गया हुआ था। तो इनकी जो दादा दादी थे वो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का टेम्पल था, मतलब मंदिर था तो शिवा टेम्पल, उसके ट्रस्टी थे वो। तो उनका घर जो था वो मंदिर में ही था, मतलब पूरा जो एरिया होता है तो मंदिर और घर एक ही जगह पर था, और गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आया करते थे। तो जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसके साथ, इसकी एज का कोई था नहीं कि इसके साथ ही खेल पाए, तो घर में बैठा बैठा बोर होता रहता था। तो एक दिन इनके पड़ोस 1-2 ब्लॉक छोड़कर एक फैमिली रहती थी, तो वो फैमिली आई पूजा करने। तो उनकी एक बेटी थी, तो जो ऑलमोस्ट इसी की एज की थी, 4-5 साल की। तो ये देखा कि सेम एज की, तो उससे खेलने के लिए गया था, पर उसने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास जाके छुप गई। तो फिर वो आके बैठ गया। फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को तो वापस मुंबई ले चलो, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला है नहीं, मैं तो बड़ा बोर होता रहता हूँ। अच्छा, ये बातें हैं मान लो वापस से 87-86 के टाइम की, जब तक आज तक के सब जुगाड़ नहीं होते थे टाइम पास करने के, है ना। आजकल तो कोई बच्चा बोर ही नहीं हो सकता। आजकल क्या होता है, मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, वो रात भर सोती नहीं तो रील देखती रहती है। अच्छा, क्या ही करे उनका, बच्चे भी रील देख रहे हैं। अरे बच्चे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चुप कराने का नया तरीका मिल चुका है पेरेंट्स को भी। चलो अगर कोई रो रहा है तो मतलब इसमें लोग बोलेंगे कि क्रिटिसाइज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के ना इतना घुस गई ना, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक कंट्रोल कर लोगे? आपको सुबह काम करना है ना, अभी आपके उस फेज में नहीं हो ना, इसलिए बीन देयर डन दैट वाली बात करोगे। बेटा करो, तुम शादी करो, बच्चे करो। तो वो रहता है। तो ऐसे खैर उस टाइम पे नहीं था, तो वो बेचारा बोल रहा था, बच्चा खेलने वाला ही नहीं कोई साथ में। तो उसके पापा उसको लेकर गए उस लड़की के यहाँ। अब आप जानते हो उस टाइम पे गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता था, तो उनकी कास्ट तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार तू ऐसे वहाँ पे मत लेके जाओ उसको। बोलते अरे पापा कुछ नहीं होता, क्या सब मचा के रखा आप लोगों ने। तो वो छोड़ के आता है, उसकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा है ये, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो इसके साथ खेल लेगा, सेम एज के दोनों बच्चे। तो बोला हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे वो पापा भी वहीं रहे उसके, 2-3 घंटे में दोनों बच्चे फेमिलियर हो गए और वो साथ साथ खेलने लग गए। तो धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे, तो रोज़ वो उसी के साथ खेलता था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये मान लो बचपन के वो दोस्त बन गए। अब हर साल वो आता, जब भी साल में 2 से 3 बार उनके चक्कर लगते थे, तो हर बार वो आके और पवित्रा के साथ खेला करता था। तो इसे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ये पहुँचा 10th क्लास में, तो बोर्ड्स की वजह से फिर ये गया नहीं अपने वहाँ पर। फिर 11th क्लास में शायद इसने साइंस वगैरह की स्ट्रीम ले ली थी, तो फिर से पढ़ाई का लोड, और इस तरह से बस ये अब कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पे बात किया करते, कि बड़े हो गए थे, 96 के आसपास की बात है। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स होते थे, पर उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तब नए नए आए थे, मुझे याद है अच्छे से। उस टाइम लैंडलाइन पे लाइन लगती थी, और कैसे किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था, और कोई दूर से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया तो वो आके बताते कि भाई आपका फ़ोन आया, तब आप जाते थे और फिर वो बात होती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। तो कभी कभी उनकी लैंडलाइन पे बात होती थी।
एक बार लास्ट उनकी बात हुई थी 11th क्लास में, जब वो था उसमें इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था और उसने बताया ठीक है आजकल मुझे फ़ोन मत करना। तो वो भी बंदा अपने ईगो पे ले गया और उसने भी कभी उसको दोबारा फ़ोन नहीं किया। 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव, अब मैं पवित्रा से वहीं चल के बात कर लूँगा जो भी है डिस्कशन। तो वो वहाँ पहुँचता है, पहुँच के पहले अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद बैग वैग रख के सीधा दादी दादा से मिलकर सीधा वो पहुँच जाता है पवित्रा के घर की तरफ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है और जो घर था वो तो खंडर बन चुका था, मतलब कोई रहता नहीं है उसके अंदर। उसके आसपास के 1-2 घर जो वो भी खाली थे। तो समझ में नहीं आता, तो अपने दोस्तों के पास जाता है जो 1-2 गांव के बच्चे और थे, उनसे पूछते कि यार ये पवित्रा कहाँ गई। तो बोलते कि यार वो तो बहुत टाइम पहले ही चली गई यहाँ से, वो और उसकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो बोले बेंगलोर में कहाँ? बोले यार हमको नहीं पता। फिर वो अपने घर आ गया वापस। वो सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे वापस फ़ोन कर लेना चाहिए था। तो मैंने 2 साल से कुछ बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर वो अपनी दादी के पास गया, तो दादी से पूछता है कि दादी ये कहाँ गई। तो बोलते बेटा वो तो बाहर चले गए यहाँ से छोड़ छाड़ के, तेरे को नहीं पता क्या? तो बोलते नहीं, बोलते तेरी बात भी नहीं कभी। बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़, चले गए हो तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसने बहुत कोशिश की बेंगलोर का एड्रेस मिल जाए, कुछ पता चल जाए, और कोई कुछ बताते नहीं था, सबका यही था। फिर एक दिन वो इनका जो मंदिर था उसी मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में एक पुजारी थे, तो जब वो छोटा था तब से उनसे बातचीत करता था। वो इसको सिखाया करते थे पूजा पाठ करना, अलग अलग चीज़ें। तो वो पूजा कर रहे थे, उसको बैठा हुआ उनका वेट किया। वो पूजा खत्म करके बाहर आए मंदिर के बाहर। एक मंदिर के अंदर एक पट्टी बनी थी, वहाँ बैठ गए दोनों। और उसने पूछा उनसे पुजारी जी से कि पुजारी जी एक बात बताओ, ये पवित्रा कहाँ गई? मतलब इसका आपको पता है कि बेंगलोर में कहाँ रह रही हैं? तो पुजारी जी एक बार तो चुप हो गए, फिर बोले देख बेटा, क्योंकि बचपन से तू पवित्रा के साथ खेला है, मैंने तुम दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पवित्रा और उसकी फैमिली की तो डेथ हो गई है। तो बोलता डेथ हो गई है? बोले हाँ, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि वो तो बेंगलोर रहती है। तो बोले वो तो तेरे दादा दादी उन्होंने सबको बोल रखा है कि जब भी वो आएगा तो उसको ये नहीं बोलना है कि उसके साथ कुछ हो गया है, क्योंकि उसका बहुत अटैचमेंट था उससे, तो इसलिए तेरे को सब ये बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो बोलता है मुझे बताओ क्या सच्चाई है। उन्होंने बताया कि जब वो बड़ी हुई तो जब तुमने तो आना बंद कर दिया, 2-3 साल तुम नहीं आए थे, तो यहाँ पे क्या है कुछ लोग, अब जहाँ भी वो रहते थे तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, लड़के थे उनके, तो वो उसको टीज़ किया करते थे। रास्ते चल रही है तो गलत जगह पर टच करना, इस तरह से छेड़ना उसको, उनकी गंदी नज़र थी उसके ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि वो रात के टाइम पे आ रही थी तो उसको उन्होंने छेड़ा, तो उन्होंने क्या कि पुलिस कंप्लेन कर दी। तो पुलिस कंप्लेन कर दी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट की उनके अगेंस्ट। 2 दिन तक उनको जेल में रखा, लेकिन कोई एविडेंस था ना, छोड़ दिया। तो वो उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली। फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम पर वो लड़के दोनों और उनके साथ 2 और लड़के वो इनके घर में घुसे। इनके मदर फादर घुसते, इनके मदर फादर को पकड़ा और उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए, तीनों के मुंह में, कि कोई आवाज़ नहीं आए बाहर। और फिर मदर फादर को उन्होंने पीटा जब तक वो मर नहीं गए। और उसके बाद उन सब ने पवित्रा के साथ मतलब सारा गलत काम किया, और तब तक कि बार बार जब तक कि उसकी मौत ही नहीं हो गई है। और उसके बाद घर को बंद करके वो सब चले गए, और पूरे मोहल्ले में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक कोई निकला नहीं, और 2-3 दिन बाद जो बदबू आना शुरू हुई तो उनका घर खोला तो देखा कि उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पवित्रा के शरीर पे कोई कपड़ा तक नहीं था। तो उसके बाद से फिर सब लोगों ने, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो जैसे तैसे करके वो फ्री हो गए सब लोग। तो उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता है। लेकिन जब इनका सब कुछ हो गया, रिचुअल्स वगैरह इनको, तो इस घर के अंदर से अलग अलग अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और कई बार जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पवित्रा की आवाज़ सुनी थी कि हमने तुम सबको बुलाया लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। उनकी लोकल लैंग्वेज में ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे पवित्रा ही बोल रही है। तो आसपास के 1-2 घर और डर के मारे खाली छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं। और तब से लेकर अब तक मतलब यही रहता है कि ये यहाँ कोई नहीं रहता है। बस यहाँ पर जैसे वही जो लड़के हैं गुंडे टाइप के और जो सारे थे, अब क्योंकि आसपास कोई नहीं तो वो यहाँ पे आते हैं, नशा वशा करते हैं, और ये सब है। अच्छा। और ये बेटा असली सच्चाई है। तो ये सुनते ही तो उसका तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, और पवित्रा को वो खो चुका है। तो उसे बहुत दुख हुआ, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो गया अपने घर पे और अपने रूम में जाकर बैठकर सोचने लगा कि वो क्या करे। तो फिर
उसने डिसाइड किया कि अब जो भी है वो, अच्छा सब लोग ये बोलते थे कि वो उसकी स्पिरिट जो है उसी घर में है, उसी खंडर में रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तो जाएगा वहाँ। अच्छा, जब से सब इंसिडेंट हुए थे उसके बाद से जैसे वहाँ पे आके वो नशेड़ी लोग सब बैठने लग गए, ये सब हुआ, और वहाँ पे क्या 1-2 डेथ्स भी हो गई थी, तो ये आएगी सामने आपको। वो जो लड़के थे वो सब भी, उनकी भी मौत हुई है और वहीं हुई है उसी घर के अंदर। तो वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करने लग गई थी, तो हर आधा घंटा 1 घंटे पुलिस की जिप्सी वहाँ पे आया करते, शाम को तो स्पेशली आया करती थी। और वो जो रास्ता था शाम को 5 बजे उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि जो भी वहाँ गुजर गया और उसने कभी भी किसी भी केस में इन केस पवित्रा के साथ मिसबिहेव किया हुआ था, जब वो जिंदा थी तब, तो वो उनको पजेस कर लेती थी, ऐसा कुछ होता था। तो जो लड़के थे जिन्होंने रेप किया था और जो फिर फ्री घूम रहे थे, तो कभी ना कभी वो उस रास्ते से गुजरे हैं, और गुजरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं बचे वहाँ के पास। तो वो जो चारों थे, वो चारों की तो डेथ हो गई थी उससे, तो उन सबसे तो उसने बदला ले लिया था अपना, तो इसलिए वो घर हॉन्टेड था और गली में रात के टाइम कोई नहीं गुजरता था। तो 5 बजे के आसपास गौरव पहुंचा वहाँ पर, तो उनका जो घर था उसके घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे वो दोनों बचपन में खेला करते थे, और उसी पार्क के एक बेंच थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उस घर को देख रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, तो उस घर के अंदर चला गया जो हॉन्टेड घर था। तो घर के अंदर पहुंचा, 5-7 मिनट वो बैठा, एक जगह पर जाके बैठ गया। तो बैठते उसको एक अलग टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ, ठंडा सा, और फिर उसके बाद उसको आवाज़ आई कि तुमने बहुत देर कर दी गौरव आने में। तो उसको पवित्रा की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पहले उसका नाम बोला उसने गौरव, फिर उसने बोला कि, तो उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। फिर चुपचाप बैठ गया, फिर चुपचाप बैठा तो उसको फिर से आवाज़ आती है कि गौरव ने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, मुझे जब पता लगा, मतलब रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, इमोशनल हो गया था वो। जो भी आवाज़ है उसको रिप्लाई करा था, उधर से वापस आवाज़ आती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी उसके अंदर, गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे आर्ग्यू किया और उसके बाद दोबारा कभी तुमको कॉल नहीं किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हो, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त थे। क्योंकि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो पूरे गांव ने, जो भी लोग रहते थे, सब ने मुझे हमेशा उल्टा ही बोला, लेकिन तुम ही एक थे जो बचपन से मेरे साथ खेले और आज तक भी, मतलब तुम मेरे लिए यहाँ पर आकर बैठे हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो हो गया वो हो गया, तुम भी उससे आगे बढ़ो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दोस्त तो रहूँगी। तो इधर से वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे आ रही पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते जब टाइम आएगा तब तुम मुझे देख भी लोगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो बोलता है कि नहीं मैं तो अभी रुकूँगा। बोला नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि सेफ़ नहीं, पुलिस वगैरह, मतलब उसका वैसा था। तो उसने बोला कि ठीक है। उसके कहने पर वो उठ के वहाँ से चला जाता है, आता है, खूब रोता है। फिर अगले दिन वापस उन पंडित जी के पास पहुँचता है और पता करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चीज़ें हैं। तो वो पहुँचा वहाँ पर, तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मतलब आपने तो बता दिया कि उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो जो लड़के थे जिन्होंने साथ गलत किया था, एक एक करके उसने उन सबको, मतलब जब भी वहाँ से गुजरे तो उनको उसने मार दिया, और कई लोगों को, मतलब जो भी उसको कुछ गलत बोलता था कभी भी, तो वो किसी न किसी फॉर्म में उनको हार्म कर देती थी। तो उसने बताया कि मैं कल गया था वहाँ पे। तो बोले तुम गए थे? बोलते हाँ, और मुझे पवित्रा की आवाज़ सुनाई थी। तो पंडित जी बोले तुम सच बोल रहे हो? तो बोलता कि मंदिर में बैठा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो बोले मैं कल गया था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दी, मुझे तो उसने कुछ भी हार्म नहीं किया। तो उसने कहा कि वो तुमको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही उसके एक दोस्त थे पूरे गाँव के अंदर, तो तुम उसके सबसे क्लोज रहे हो, और इसलिए वो तुमको हार्म तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तुम वहाँ मत जाओ। पता नहीं, क्योंकि वो पवित्रा नहीं ना जो थी पहले। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसने तो सुनी नहीं किसी की, अब उसने अपना ही दिनचर्या बना ली। अगले दिन वापस से वो शाम को गया, वहीं पहुंचा वापस से उस घर के अंदर, नज़र बचा के लोगों से, और वहाँ बैठ के वो स्मोक करता था। तो वो स्मोक कर रहा था बैठ के, तो जैसे वो स्मोक करके सिगरेट जलाई उसने, तो उधर से आवाज़ आती कि तुम स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा करके। तो उसने बुझा दी। तो बुझा दी तो फिर से उसको उसकी आवाज़ आई, दिखी तो अभी भी नहीं थी वो उसको, बस उसको आवाज़, कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से दोनों। तो उसका डिस्कशन चल रहा था। उसने बोला कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मतलब मैं उस टाइम पे नहीं था, और अब आके मुझे सच्चाई पता लगी है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसने बोला कि हाँ, जो होना था वो हो गया।
और जिसने वो किया उनको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और कोई भी ऐसा इंसान जिसने जब मैं ज़िंदा थी मेरे बारे में गलत बोला, या क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे लिए भी किसी ने गलत बोला, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका नुकसान तो होगा ही होगा, मैं उनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो बोलता है कि नहीं, अब तो ऐसा कोई है नहीं, तुम मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में आता कि मुझे तुम दिखते तो हो नहीं और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बस ये है कि मैं यहाँ आता हूँ तुमसे बात करने के लिए। और इस तरह से उनके कम्युनिकेशन हुए, बैठे वो, फिर उसने वापस से, अच्छा बीच बीच में पुलिस की जब से आते थे छुप जाता था उठ के खंडर के अंदर ही कहीं ना कहीं पर, तो उसको कोई हार्म नहीं था। उसके बाद फिर वापस आ गया उस दिन रात को। अब रात को जब वो आया वापस तो उनके घर के जो पुजारी, मंदिर में ही थे पुजारी जी, तो कोई आते हैं, गेट बजाते हैं लोग, तो गेट बजाते हैं तो पुजारी जी को जगाते हैं, तो ये लोग भी उठ के आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि वो एक लड़का है सुरेश, उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसके पेरेंट्स से आते हैं एक्चुअली कि हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, घर पे आके बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है और हमने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, वो उसकी बहन को मारपीट कर रहा है, हमसे मारपीट कर रहा है, तो आप जल्दी चलो। तो पुजारी जी जाते हैं, तो ये समझ तो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं पवित्र है। तो इधर से गौरव बोलता है कि मैं भी चलूँ आपके साथ, बोलते नहीं नहीं पहले मैं देख के आता हूँ, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा तुमको। तो वो वेट करता है पंडित जी का, वो जाते हैं, वापस से आते हैं और उसको सारा इंसिडेंट बताते हैं कि उसके अंदर कोई बहुत पावरफुल स्पिरिट आ गई है और वो बहुत अजीब सा भी, खुद को भी हार्म कर रहा है, सबको हार्म कर रहा है। तो उसने पूछा वो पवित्र है क्या? तो पंडित जी बोलते हैं लग तो ऐसे ही रहा है कि वो है, पर देखते हैं, एक तांत्रिक को बुलाया है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसने बोला कि पंडित जी मैं चलूँ आपके साथ एक बार? तो उसके पापा बोलते, उसकी जो फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पंडित जी के पास जाता, बोलते हैं पंडित जी आप मेरे को लेकर चलो, अब तो बड़ा हो गया था क्योंकि, तो हो सकता है मैं एक बार कोशिश करता हूँ। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं। तो पंडित जी ने समझाया कि देखो साहब, ये 2 दिन से जा भी रहा है उस खंडर में, ये उससे बातचीत भी करा जैसे बताता है, तो इसको वो हार्म नहीं करेगी, आप चिंता करो, साथ में मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस लड़के की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो जाते हैं अंदर, तो वहाँ पहले तांत्रिक पहुँच चुका होता है, तो तांत्रिक होता है, पुजारी होते हैं, गौरव होता है, तीनों वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि तांत्रिक घुसरान बोलता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके लिए तो मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो गौरव बोलते हैं कि आप रुक जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो तांत्रिक कुछ बोलता तो पंडित जी बोलते हैं कि आप रुक जाओ, ये इसका जो भी कुछ है एक बार इसको चेक करते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े। अच्छा, ये जो लड़का था सुरेश, ये गौरव का ही दोस्त था, पहले रहा हुआ है, और इसकी एक छोटी सिस्टर थी जो इसको भी भैया ही बोला करती थी। तो वो आते ही रोने लग गई बहुत तेज कि भैया देखो भैया को क्या हो गया है, ये वो। तो वो अंदर जाता है, तो तांत्रिक सब बाहर होते हैं, पुजारी जी उसको अंदर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम बहुत तेज़ चिल्ला देना, हम लोग सब अंदर आ जाएंगे, अगर तुम्हारे पास ऐसा लगता है मान लो तुम्हारे पर वो हमला करे या कुछ भी हो। तो अंदर घुसता है, गेट बंद करता है, तो सामने सुरेश बैठा हुआ होता है और उसकी चेहरे पे एक अलग सा डर रहता है और ऐसा लगता है कि वो खुद वो नहीं है। तो अंदर घुसते वो बोलता है कि पवित्र तुम ये क्या कर रही हो? तो सेंस कर गया था कि ये वही है। तो बोलती है गौरव तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको हार्म नहीं कर सकती हूँ, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते हैं कि तुमने इसको पजेस क्यों कर रखा है? बोले शायद तुम भूल गए वो दिन जिस दिन तुम और मैं आ रहे थे, और जब मैं आ रहे थे तो इसने मेरी कास्ट को लेकर और मुझको बहुत उल्टा सीधा बोला था। उस दिन तुम इससे लड़ गए थे और जब लड़ाई तो इसने तुम्हारे पेट में लात मार दी थी और मुंह पे भी, तो तुम्हारा खून निकल गया था और मेरे लिए बहुत गलत गलत बोला था। आज कहीं जाकर मेरे चंगुल में आया है और इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मतलब रिवेंज फॉर्म के अंदर आ गई थी प्रॉपर कि जिसने मेरे लिए गलत बोला है तो उसको तो नहीं छोड़ूंगे। हाँ, तो उसने बोला कि देखो तो बहुत पुरानी बात है, बचपने में किसी ने कुछ बोल दिया तुम उसको क्यों लेके बैठे? बोले नहीं, वो एडमेंट थी कि नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर समझाया कि देखो तुम भी एक लड़की रही हुई हो, इसकी जो सिस्टर है वो मुझे भैया बोलती है, अगर तुमने इसको कुछ हार्म कर दिया तो सोचो इसकी फैमिली का क्या होगा। तो बोलती मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वापस से बोल रही हूँ कि ये तो नहीं बचेगा, लेकिन तुमको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो तो उस दोस्ती के वास्ते बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो, इसने तुम्हारा उससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं किया। तो वो नहीं मानी, तो उसने जाके क्या उसका हाथ पकड़ा सुरेश का, तो उसका जो हाथ था उसको हाथ में ही फोर्स फील हो रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो उसने बोला कि तुम मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप इसकी फैमिली का क्या हो गया, मर गया कुछ हो गया। तो उसने बहुत समझाया उसको, समझाने उसने बोला कि ठीक है तुम हो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो जैसे उसने बोला एकदम से उसका हाथ ढीला पड़ गया। और उसके पास में से एक ठंडी सी हवा सी निकली और
सब नॉर्मल। सुरेश नॉर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा थकान से उसको फील हो गई तो उसको तो लिटा दिया। बाहर निकला गेट से, बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर वो पुजारी जी के पास गया तो पुजारी जी ने पूछा कौन थी, तो वो पवित्रा ही थी, मैंने उसको समझाया है और अब वो चली गई है। तो यहाँ पे जाके ये वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ। तो अब सबको ये पता लग गया कि भाई गौरव जो है ना उसको ये हार्म नहीं करती है। तो वहाँ से वो निकलता है। अब निकलने के बाद अपने घर पहुँचता है, वो पंडित जी साथ में आते हैं। फिर वहाँ पे आके उसके फादर से इनका डिस्कशन होता है। तो उसके फादर को पंडित जी ने सबको समझा दिया कि देखो सर ये जा भी रहा है, इसको कोई हार्म नहीं हुआ है, और वो आज भी जो हुआ है वो लड़का इसी की वजह से आराम से बच पाया है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो उसके फादर भी समझते थे। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि देखो गौरव, तुम ही हो जो अब उसको मुक्ति दिला सकते हो, तो तुम उससे बात करो और ये देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसके फादर पहले तो थोड़ा वो रेजिस्ट करे, फिर उनको समझ में आ गया कि ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे अगर गांव में चलता रहेगा तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगले नेक्स्ट डे मतलब वापस से गौरव शाम को वही 5-6 बजे के आसपास वहीं पे जाता है। तो उसको कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर वो वापस से सिगरेट जलाता है। तो जैसे वो सिगरेट जलाता है वापस से उसको आवाज़ आती है कि तुम स्मोक मत करो, मतलब सिगरेट नहीं पीनी है तुमको। उसने मैं पी नहीं रहा था, तुम आई नहीं रही थी तो मेरे को जलानी पड़ी। फिर उसने बोला कि थैंक यू, तुमने मेरे कहने पे कल उसको छोड़ दिया सुरेश को, है ना। और तो उसने बोला कि तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। बोलता मैं बीच में नहीं आता, लेकिन तुमको पता है कि उसका इतना बड़ा कोई वो था नहीं, वो तो जो पास था वो हो गया, उसको छोड़ना था, और उसकी फैमिली का क्या होता है इसलिए। तो ऐसी बातचीत हुई इनके बीच में। फिर वो बोलता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन मैं तुमको देख नहीं सकता, मेरे को तुमको देखना है। तो बोलती कि तुम मुझे देख पाओगे लेकिन जब सही टाइम आएगा। तो बोलता सही टाइम कब आएगा। तो पूछती कि तुम कितने दिन और हो यहाँ पर। बोलते मैं 4 दिन और हूँ। बोले ठीक है, तुम आज रात को 8 बजे के बाद आना, फिर तुम मुझे देख पाओगे, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। तो बोलता है ठीक है। बोलते तुम अभी जाओ और करीबन 8 बजे के बाद ही वापस आना। तो 8 बजे के बाद वापस आता है, अंदर पहुँचता है, बिल्कुल अंधेरा। तो बैठता है वहाँ जाकर, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस बातचीत शुरू होती है। तो बातें करते करते अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लाइट आती है वाइट कलर की, और थोड़ी देर के अंदर वो लाइट पूरा उसकी फ्रेंड का फॉर्म ले लेती है, जो लास्ट टाइम उसने उसको देखा हुआ था उसी फॉर्म के अंदर। तो उसको देखते वो रोना शुरू कर देता है। रोते रोते बहुत देर तक रोता है, फिर अपने आप को संभालता है, फिर वो बातचीत करते हैं आपस में। तो उससे बोलता है कि मतलब तुम्हारी जो जगह है मतलब मेरी लाइफ में, वो एम्प्टीनेस तो हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रही हो और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब तुम क्या चाहती हो जिससे तुम्हारा, अब तुमने जो करना था वो कर लिया, रिवेंज ले लिया, अब इस तरह से बाकी गांव वाले डर डर के जिए और हाँ मुझसे अच्छा ही बताओ कि अब तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये सब बात पंडित जी ने उससे कही थी कि तुम ये पता करो कि हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ना वो एटर्निटी के लिए यहीं पर ट्रैप्ड रह जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो जगह है जहाँ ये घर है इसको हटाकर यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क बना दो, और ये हर कास्ट के बच्चों के लिए ओपन रहना चाहिए। मतलब ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है इसको आप थोड़ा सा वो डाइल्यूट कर दो, कि गांव के अंदर उसने बहुत इस चीज़ को झेला है और वो आगे जनरेशन्स में ये चीज़ को झेलना नहीं चाहती है। तो उसने बोला ठीक है ये काम तो मैं करवा दूंगा। तो बोलते बस इतना सा करवा दो और उसके बाद आई विल बी हैप्पी। तो बोलता है लेकिन फिर तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। तो बोलती है हाँ जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब तक ये होगा तब तक तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे पास तो मैं हमेशा हूँ और तुम्हें लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। तो ऐसा उनका डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा। फिर वापस उन्होंने बोला कि अब तुम चले जाओ, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बातचीत क्लोज करके वो निकल गए। अगले दिन पुजारी जी, इनके पापा, सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि वो ये चाहती है। तो सब ने बोला कि ठीक है यही काम करते हैं। उसके पापा ने गवर्नमेंट से परमिशन ली, पैसे कैसे इशू था नहीं, और गाँव वालों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो पार्क का काम शुरू हो गया। तो जिस दिन पार्क का काम शुरू हुआ दिन के अंदर भी पवित्रा वहीं सामने खड़ी थी, गौरव को देख के मुस्कुरा रही थी, मतलब उसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। 1 साल तक उस पार्क का काम चला। 1 साल के बाद जब पार्क का इनॉग्रेशन था तब भी गौरव वापस आया वहाँ पर, और वहाँ पे उस दिन पवित्रा बहुत खुश थी। उसने उससे बातचीत की, उसको बताया कि ये बहुत अच्छा हो गया है, और फिर इनका डिस्कशन हुआ। फिर उसने बोला कि ये तो हो गया है लेकिन अब तुम, तो बोलती कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है, इतने जल्दी नहीं जा सकते, इतनी जल्दी शायद हो सकता है मुक्ति वगैरह कुछ होगा, उसका प्रोसेस नहीं मिल रहा होगा। तो तुम जब भी आओगे मैं यहाँ रहूँगी,
लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद तो मुझे जाना ही होगा। तो उसने बोला कि लेकिन तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगा। तो बोलते कि जब तुम 30 साल के होगे ना तो तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आऊँगी। हाँ, जब तुम्हारी एज 30 साल हो जाएगी तब तक तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, या तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तो मैं हमेशा हुई, ऐसा उसने कहा। तो जब भी वहाँ जाता था वो उसके साथ बैठ के बातें किया करता, वो एक दोस्त की तरह वो बिल्कुल रहा था। फिर वो वापस आया, कॉलेज वगैरह उसने अपना कंप्लीट किया, उसकी एक जॉब वगैरह लगी एमएनसी में। 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तो अपनी वाइफ को लेकर वो वहीं गया, उसने सब कुछ बता रखा था उसको पवित्रा के बारे में। तो वो दिन जब वो पहुंचा, उसने उसको देख के वो खुश हुई और बोलती कि आज मेरा टाइम आ गया जाने का, अब आज का मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी कभी भी। तो ऑब्वियसली वो रोने लग गया कि ऐसा कैसे। तो बोलते बस ये लास्ट था मेरा, अब हमेशा के लिए बाय बाय। फिर चली जाती है, उसको दिखना बंद हो गई थी। फिर 2 साल के बाद उनको एक बेटी होती है 30 साल की उम्र में, और फिर पवित्रा, और उसका नाम भी उन्होंने पवित्रा रखा हुआ है। अच्छा। सो वो उसकी बेटी की फॉर्म में वापस से उसके पास है जो उसने प्रॉमिस किया था। ये सर गौरव ने खुद भेजी आपको स्टोरी? अरे बाप रे, ये उसके साथ हुआ है। और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई, अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फ़िलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ। आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना, कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या हो। चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं, फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ, जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं आऊँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी, तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए। मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं। और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, ना बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है। तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह।
ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज, तो कोई भी जो एंटिटी है ना वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक, मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धनलक्ष्मी यक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा, उसको सिद्ध करने के बाद होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठे- चीजें ना, आसान ना, हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। वो हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा, ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई
जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें, तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई, इस बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है? बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी, जैसे कि आप शॉक्ड हुए ऐसे, आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लॉस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था, उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें 21वें दिन ना, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये एक अलग चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है, मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में,
एकदम से डार्क शेडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये, उस दिन 51वां दिन था और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना, घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया यार, नॉर्मल, उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को, वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मैंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, वो देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे, तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ। पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा। अब आप बैठ ही नहीं भाई, एकदम से आँख खुल जा रही है, डर रहा हूँ मैं। आपको हमेशा फील होगा प्रेजेंस की है यार, कोई आसपास तो है वैसे की आँख, तो वैसे ही वो है। लेकिन भाई उस दिन से मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि कोई तो एनर्जीज है, तंत्र एग्जिस्ट करता है।